हेलो फ्रेंड्स, आयशा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार 65वें बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर के आए हैं, जो आपके 68वें बीपीएससी और 69वें बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग 66वें बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन के साथ जो वीडियो डाले हैं, जो भी फ्रेंड्स अगर उसको नहीं देखे हैं तो वो प्रयास करें कि उसको देख लें। कारण ये कि अगर आप कंटिन्यू देखते हैं स्टार्टिंग से ही, तो अगर आप 10-12 सेट पूरी तरह से कर लेते हैं पूरे प्रीवियस ईयर का, तो आप पीटी के व्यू से काफ़ी बेहतर हो जा सकते हैं, क्योंकि लगभग बीपीएससी में 20 से 30% सवाल प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। सवाल का रिपीटेशन होता है साहब। तो चलिए साहब, आज हम लोग 65वें बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर सवाल है उसको करने वाले हैं। और इसी तरह से हम लोग बिहार स्पेशल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जाकर के साइंस का सवाल, पॉलिटी का सवाल, सारे प्रीवियस ईयर को एक सीरीज में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बिहार स्पेशल का जो सीरीज है उसमें 65वें बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का है उसको लेकर के हम लोग साहब आए हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं पहला सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल बिहार स्पेशल का है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अकबर के द्वारा जिसे निर्वासित कर दिया गया था, जो कश्मीर का शासक था, मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, इसको बिहार के किस स्थान पर दफन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है साहब पाटलिपुत्र में, दूसरा है राजगीर में, ऑप्शन सी आपका नालंदा में, और ऑप्शन डी जो है आपका वो है आपका साहब ऑप्शन सी में मुंगेर है और ऑप्शन डी में नालंदा है। तो आंसर आपका क्या होगा साहब? तो इसका आंसर जो हो जाएगा साहब, जाएगा इसका नालंदा। आंसर हो जाएगा साहब नालंदा। तो इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं साहब, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ वो हम लोग देख लेंगे कि कश्मीर का शासक यूसुफ शाह चक जो है सो इसको दफन नालंदा में किया गया है। और नालंदा का जो गांव है जहां पर दफन किया गया है वो है साहब आपका इस्लामपुर। और 1579 ईस्वी से लेकर के 85 ईस्वी तक ये कश्मीर का शासक रहा था। मतलब यूसुफ शाह चक जो था 1579 से लेकर के 1585 तक कश्मीर पर शासन किया है। और इनकी मृत्यु जो है सो नालंदा के इमादपुर में हो गया था 1592 ईस्वी में, क्योंकि इसे अकबर ने क्या कर दिया था, इसे निर्वासित कर दिया था और बिहार में इसे रखा गया था। बिहार में इसे क्या कहते हैं, निर्वासित करने के लिए कहा गया था। तो इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 1592 में। चलिए साहब, नेक्स्ट फैक्ट है कि कश्मीर का अकबर जो है साहब जैन उल आबदीन को कहा जाता है। जैन उल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर, क्योंकि जैन उल आबदीन जो था कश्मीर का शासक, ये सहिष्णुता वाले शासक थे। ये अकबर की तरह सहिष्णु शासक थे धार्मिक रूप से, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर के रूप में जाना जाता है साहब। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब, बख्तियार खिलजी को भी बिहार शरीफ में इमादपुर गांव में दफनाया गया था साहब। इसको भी ध्यान में रखना है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी साहब 1206 ईस्वी में, 1204 ईस्वी में इन्होंने बंगाल की राजधानी मिदनापुर पर इन्होंने आक्रमण किया था। और उस समय जो बंगाल का शासक था वो था साहब लक्ष्मण सेन। और मिदनापुर पर आक्रमण करते समय ही ये बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको भी इसमें ये आग लगवा दिया था और तहस नहस कर दिया था। और इसी वक्त जो है सो साहब 1206 ईस्वी में जब ये बीमार पड़ गया था तो 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और बिहार के इमादपुर गांव में इसे दफनाया गया था।
उसके बाद साहब मीर कासिम की हत्या राय वल्लभ का पुत्र जो है वो पटना में कर दिया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मीर कासिम की भी हत्या बिहार में हुई। बख्तियार खिलजी को भी दफनाया गया है बिहार में ही। उसके अलावा कश्मीर का जो शासक था यूसुफ शाह चक, उसको भी नालंदा के इस्लामपुर में दफनाया गया है। चलिए साहब, इतना पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा वो होगा बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। मतलब बिहार का कुल कितना जिला है जो गंगा के किनारे अवस्थित है। अगर आप साहब पिछले वीडियो देखे होंगे बिहार स्पेशल का, तो उसमें भी आपको बताया गया है। तो ऑप्शन साहब आपको बोलना है कि ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन साहब आपको बोलना है, आंसर आपको बोल देना है कि क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साहब, आंसर हो जाएगा 12 जिले। बिहार का 12 जिला जो है वो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। गंगा नदी के तट पर बिहार के 12 जिले, जिसमें बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय अवस्थित है। और गंगा की सबसे अधिक लंबाई जो है साहब पटना में है। और कितना किलोमीटर का है साहब? 99 किलोमीटर का है। और पटना एकमात्र राजधानी किसी भी प्रदेश का है जो गंगा के किनारे अवस्थित है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पटना एकमात्र किसी भी राज्य की राजधानी है जो गंगा के किनारे अवस्थित है। उसके बाद देखिएगा साहब, बिहार में गंगा की जो लंबाई है 445 किलोमीटर है, जबकि गंगा की कुल जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और गंगा का प्रवेश बिहार में जो होता है वो बक्सर जिला में होता है, और बक्सर जिला में चौसा के पास। उसके बाद कटिहार से ये बिहार से बाहर निकल जाती हैं साहब। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। और बिहार में गंगा के किनारे बक्सर से भागलपुर तक 13 जो है सो 13 जिले में साहब ये जो है सो जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है साहब। जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। मतलब इस गंगा के किनारे जो है जैविक कृषि किया जाएगा। इस पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा वो है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। सवाल यह है साहब। तो वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। देखिए साहब, हम क्या बताएं कि बीपीएससी में सवाल का रिपीटेशन फिक्स है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी करके जाते हैं तो बहुत सारे सवाल को आप कर सकते हैं। कारण है कि आप देखिए कि 66वें बीपीएससी में भी इस तरह का सवाल था और 65वें में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, भीम बांध दरोगा में भी पूछा गया था और 65वें बीपीएससी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब, कुछ फैक्ट्स इसका जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है साहब? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया में है। और यह भी बाघ और चीता के लिए साहब महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिएगा कि साहब गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य ये कटिहार में है। परमान डॉल्फिन ये अभ्यारण्य कहाँ है साहब? अररिया में है। नागी नकटी अभ्यारण्य कहाँ है? जमुई में है। नागी नकटी जो है सो ये जमुई में है। और नागी नकटी जो है साहब याद रखिएगा ये कलरव पक्षी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी साहब ध्यान में रखना है कि नागी नकटी जो अभ्यारण्य जमुई जिला में है वो कलरव पक्षी महोत्सव के लिए महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है साहब। इस बात को ध्यान में रखना है। पंथ अभ्यारण्य ये नालंदा में है। सरयामन पक्षी अभ्यारण्य ये भी नालंदा में साहब है। और इसके साथ साथ
बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये साहब आपका वैशाली में है। बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये जो है साहब वो वैशाली में है। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक अभ्यारण्य जो है उदयपुर अभ्यारण्य है, ये भी साहब नालंदा में अवस्थित है। ये भी नालंदा में अवस्थित है साहब। इस पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए साहब, इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। तो याद रखना है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य ये कटिहार में, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में, नागी नकटी जमुई में, पंथ अभ्यारण्य नालंदा में, उदयपुर नालंदा में, सरेआम पक्षी अभ्यारण्य ये नालंदा में, उसके बाद बरेला सलीम अली पक्षी विहार तो ये हो जाएगा साहब आपका वैशाली में। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल होगा, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। मतलब ये सवाल जो पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है। ये साहब लिंगानुपात है, ये साहब सवाल ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा साहब? इसका आंसर सिवान होगा या गोपालगंज होगा, सारण, किशनगंज। ऑप्शन आपको बोलना है साहब आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा साहब, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा साहब गोपालगंज। गोपालगंज हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है इसी को साहब बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है साहब वो है आपका गोपालगंज में। अगर फैक्ट की बात करें तो फैक्ट देख लें तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में कितना है साहब? तो 1021 व्यक्ति प्रति हजार पर 1021 है साहब। और सबसे कम जो है वो है मुंगेर में 876। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होगा इसको बोलते हैं साहब शिशु लिंगानुपात। इसको बोलते हैं हम लोग शिशु लिंगानुपात। जो 0 से लेकर के 6 वर्ष का बच्चा होगा शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक जो है बिहार का किशनगंज जिला है। यहाँ पर जो है सो 971 है। जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है वो है वैशाली का साहब 904। इसका मतलब ये है कि वैशाली में भविष्य में जो लिंगानुपात होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि शिशु लिंगानुपात जहां कम होगा स्वाभाविक बात है कि भविष्य में जाकर के वहां का लिंगानुपात कम होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है साहब? आंसर आपको बोलना है। अगर 66वें बीपीएससी का अगर आप डिस्क्रिप्शन देखते तो इसमें इसका आंसर छुपा हुआ साहब। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रयास करिए उसको भी देखने के लिए, क्योंकि कई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा साहब। तो आपका पहला ऑप्शन जो है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है आपका गया, तीसरा है कैमूर, चौथा है आपका नालंदा। तो आंसर क्या होगा साहब? तो आंसर जो हो जाएगा साहब, आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। आंसर जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर घने पतझड़ टाइप के वन पाए जाते हैं। ऐसे ओवरऑल बिहार में सबसे अधिक जो है पतझड़ वन और पतझड़ वन को ही पर्णपाती वन भी कहा जाता है। और बिहार में सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वो बिहार में सबसे अधिक वन जो पाया जाता है वो पर्णपाती वन ही पाया जाता है। और भारत की भी बात करें तो पूरे भारत में भी सर्वाधिक वन जो है वो पतझड़ वन का सबसे अधिक प्रतिशतता है साहब। चलिए साहब, इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट्स का तो सबसे घने पतझड़ वन मतलब सबसे अधिक पतझड़ वन की जो घनत्व है वो साहब पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद देखिएगा बिहार में अधिकांश किस प्रकार का वन? पर्णपाती वन बोलिए या पतझड़ वन बोलिए, एक ही बात हुआ साहब। और
पतझड़ वन को या पर्णपाती वन को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक बांटते हैं हम लोग शुष्क पर्णपाती वन, मतलब शुष्क पर्णपाती वन मतलब वैसा क्षेत्र जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, तो वहां पर जो वनस्पति पाया जाएगा वो कहलाएगा शुष्क पर्णपाती वन। और ये शुष्क पर्णपाती वन जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में, अगर बिहार की अगर बात करें साहब, तो ये अगर आपका बिहार हो गया, देखिएगा साहब थोड़ा सा, ये अगर आपका बिहार हो गया तो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र साहब, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र इस तरह से आता है। ये हो गया आपका बिहार का दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर अधिकांश जो पाया जाता है वो शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। और यहाँ का जो जिला होता है कैमूर, रोहतास और गया, मतलब यहाँ का कैमूर हो गया आपका, इसके बगल में आप देखिएगा यहाँ पर रोहतास है, रोहतास, और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका गया है। इन क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है वो पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगर सबसे अधिक वन की बात करें साहब, तो आप देखिएगा यहाँ पर पश्चिम चंपारण है और यहाँ पर कैमूर है। सबसे अधिक जो वन पाया जाता है कैमूर में पाया जाता है पहला स्थान पर, और दूसरा स्थान पर आपका पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। लेकिन घनत्व की बात करें तो सबसे घनत्व अधिक जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। अगर बात करें हम लोग आर्द्र पर्णपाती वन, एक तो बांट दिए हम लोग शुष्क पर्णपाती वन में, और दूसरा जो पतझड़ वन को या पर्णपाती वन को बांटते हैं वो है आपका आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये जो है सो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर 100 सेंटीमीटर से कम हो तो शुष्क पर्णपाती, और 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश हो तब वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और बिहार का जो तराई क्षेत्र है, बिहार का तराई क्षेत्र मतलब, बिहार का तराई क्षेत्र का मतलब ये कि जो शिवालिक श्रेणियों से जुड़ा हुआ, शिवालिक श्रेणियों से जुड़ा हुआ इस प्रकार का जो है ये सारे जो है तराई क्षेत्र हो गया। तो इन तराई क्षेत्रों में जो पाया जाता है वन वो है आपका आर्द्र पर्णपाती वन। जैसे कि आपका पश्चिमी चंपारण, जिस पश्चिमी चंपारण की बात कर रहे हैं जहाँ पर सबसे घनी जो है सो पतझड़ वन पाए जाते हैं, वहाँ पर जो पाया जाता है किस प्रकार का वन, आर्द्र पर्णपाती वन। फिर अररिया में, पूर्वी चंपारण में, इन सारी जगहों पर आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। और आर्द्र पर्णपाती वनों में जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों में साल, शीशम, सागवान, चंदन, महुआ और सखुआ ये सारे शामिल है साहब। ये सारे जो वन हैं, ये सारे वृक्ष जो होते हैं वो आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो आप देखिएगा कि सबसे 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार, 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन जो है वो है कैमूर जिला में। यहाँ पर 1051.6 वर्ग किलोमीटर, 6 वर्ग किलोमीटर वन का विस्तार है। जबकि बात करें पश्चिमी चंपारण में तो यहाँ पर 903 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है सो वनों का विस्तार है। तो पहला स्थान पर जहाँ कैमूर है, सेकेंड स्थान पर कौन है, पश्चिमी चंपारण। लेकिन अगर घनी की बात करें, घनत्व की बात करें, सबसे अधिक वनों का घनत्व कहाँ सबसे अधिक है, तब बोलिएगा आप लोग पश्चिमी चंपारण। जबकि सबसे सर्वाधिक वन कहाँ है तो वो है आपका कैमूर में। चलिए साहब, अगर बात करें सबसे कम वनावरण का, तो ये सबसे कुल वनावरण का बात करें साहब, कुल वन आवरण कितना है बिहार में, तो प्रतिशत की बात करें तो 7.84%। जबकि कुल क्षेत्रफल की बात करें 7381 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 7381 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जबकि अगर वन और वृक्ष दोनों की बात करें सम्मिलित रूप से तो 10.3%, और क्षेत्रफल की बात करें तो 9773 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है साहब। तो वन और वृक्ष दोनों अलग होते हैं। वन की बात करेगा केवल तब प्रतिशतता जो होगा 7.84%, और क्षेत्रफल जो होगा 7381 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर वृक्ष को भी शामिल कर दिया जाए तब प्रतिशतता दोनों मिला के हो जाएगा 10.3%, और क्षेत्रफल की बात करें तो 9773 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होगा साहब। इतना फैक्ट्स यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर सवाल
की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा कि बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है साहब। तो इससे पहले भी हो चुका है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा साहब पटना 99 किलोमीटर। पटना 99 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर फैक्ट की बात करें तो पटना जिला में 99 किलोमीटर गंगा बहती है और पटना जो है गंगा, सोन और गंडक के संगम पर अवस्थित है साहब। पटना जो है वो गंडक, सोन और गंगा तीनों के संगम पर अवस्थित है। और पटना में पुनपुन फतुहा के पास क्या हो जाती है, गंगा में विलय हो जाती है। पटना का जो फतुहा नामक स्थान है वहाँ पर पुनपुन नदी क्या होती है, गंगा में विलय हो जाती है। और बिहार में गंगा की सहायक नदी जो है वो है साहब घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, फल्गु एवं अजय नदी है साहब। इतना पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। मतलब बिहार के किस जिला का घनत्व सबसे अधिक है। सीधा बात ये पूछना चाह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला है जिसका घनत्व सबसे अधिक है। तो ऑप्शन है शिवहर, वैशाली, पटना एवं दरभंगा। तो आंसर आपका क्या होगा साहब, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाए आपका वैशाली। जबकि सेकेंड स्थान की बात करें तो सेकेंड स्थान पर हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। सेकेंड स्थान पर साहब आपका पटना हो जाएगा। इतना फैक्ट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखिएगा साहब 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व जो है वो है 1106। सर्वाधिक घनत्व जो है वो है आपका 1106। और बात करें सबसे अधिक शिवहर की और सेकेंड स्थान पे पटना की। अगर फिर बात करें नेक्स्ट सवाल का तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था साहब। तो ऑप्शन पहला है श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा साहब, तो आंसर जो इसका हो जाएगा महादेव लाल सर्राफ। महादेव लाल सर्राफ हो जाएगा साहब आंसर। तो अगर बात करें इसके फैक्ट्स की तो ध्यान में रखना है साहब, ध्यान में ये रखना है कि भागलपुर में जो कर रहे थे वो कर रहे थे महादेव लाल सर्राफ, दीप नारायण अग्रवाल। ये नमक सत्याग्रह का जो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसी का हिस्सा था जो बिहार में शुरू हुआ था। उसमें भागलपुर से महादेव लाल सर्राफ और दीप नारायण अग्रवाल कर रहे थे। चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा कर रहे थे। ये जो सत्याग्रह हुआ बिहार में नमक सत्याग्रह जो चंपारण में शुरू हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। पटना से अंबिका कांत सिंह कर रहे थे, राम वृक्ष बेनीपुरी कर रहे थे। और ये जो हुआ था साहब मंगल तालाब में, कहाँ हुआ था साहब, मंगल तालाब के पास साहब ये नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। उसके बात करें तो मुंगेर में साहब श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। तो मुंगेर में नमक सत्याग्रह का जो अगुवाई कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे साहब। इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब दरभंगा से सत्यनारायण सिंह कर रहे थे, रामनंदन मिश्र कर रहे थे। और यहाँ पर जो नमक कानून तोड़ा गया वो 17 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा गया। फिर बात करें हम लोग मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह के द्वारा, जनकधारी प्रसाद के द्वारा, रामनंदन सिंह के द्वारा 7 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून का उल्लंघन किया गया। और उसके बाद बात करें अगर सारण में, तो सारण में चंद्रिका सिंह, गिरीश तिवारी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़े। तो इतना फैक्ट्स हम लोगों को इतने शहर से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर एक बार भागलपुर से पूछा है तो हो सकता है कि पटना से कौन किया, सारण से कौन किया, दरभंगा से, मुंगेर से, यहाँ से सवाल साहब आपसे पूछा जा सकता है भविष्य में। तो इतना पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना साहब। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया। अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया साहब। तो आंसर
ऑप्शन है आपका राहुल संकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, सत्यनारायण। तो आंसर क्या होगा साहब? आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राहुल संकीर्तायन। आंसर हो जाएगा आपका राहुल संकीर्तायन साहब। अगर बात करें हम लोग फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स में देखिएगा कि अंबाड़ी सत्याग्रह 1939 ईस्वी में जो हुआ था, कई बार ईस्वी पूछ देगा कि अंबाड़ी सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। और किसके द्वारा? राहुल संकीर्तायन के द्वारा हुआ था। और उसी बीच में राहुल संकीर्तायन को, यानी अंबाड़ी सत्याग्रह के दौरान ही राहुल संकीर्तायन पर झूठा मुकदमा लगा करके उसे फंसा दिया गया और जेल में इन्हें 6 महीना के लिए भेज दिया गया था साहब। उसके बाद देखिएगा साहब, राहुल संकीर्तायन बिहार प्रांतीय किसान सभा के सदस्य भी रहे हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सदस्य भी रहे हैं। यदुनंदन शर्मा 1931 ईस्वी में गया में किसान आंदोलन का क्या किए थे? किसान आंदोलन किए थे यदुनंदन शर्मा 1931 ईस्वी में। ये भी बिहार प्रांतीय किसान सभा के सदस्य थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो सचिव था, वो सचिव जो बनाया गया श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था साहब। इतना पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब कि तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन 1935 ईस्वी में हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है साहब, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया। इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है साहब। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा साहब, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? किसने शुरू किया था? तो देखिएगा साहब, संपादक कौन थे? संस्थापक नहीं पूछ रहा, संपादक कौन थे? तो देखिएगा साहब कि इसमें ऑप्शन दिया है अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामनंदन चटर्जी। देखिए साहब, ये बहुत लंबे समय तक जो सर्च लाइट के संपादक रहे हैं वो मुरली मोहन प्रसाद रहे हैं, बहुत लंबे समय तक। लेकिन इसका जो प्रथम संपादक जो थे साहब, प्रथम संपादक वो थे आपको हैदर हुसैन। ये प्रथम जो है सो संस्थापक थे। और ये इसकी स्थापना जो शुरू की गई थी 1918 ईस्वी में की गई थी। और ये काफ़ी कुछ दिनों के लिए रहे थे। लेकिन सबसे अधिक लंबे समय तक जो संपादक के रूप में काम किए थे, अगर ऑप्शन को देखा जाए तो मुरली मोहन प्रसाद ने किया था। तो मेरे समझ से आंसर होना चाहिए था मुरली मोहन प्रसाद, क्योंकि ये संस्थापक नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि संपादक कौन थे। तो संपादक ये भी रहे थे। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर जो किया है वो क्या है साहब? हैदर हुसैन को, क्योंकि वो जो आंसर लिया है वो आंसर लिया है साहब इनमें से कोई नहीं। मतलब वो जो मान रहा है आंसर, वो जो मान रहा है बीपीएससी आंसर आयोग जो मान रही है, वो मान रही है हैदर हुसैन को। इसी वजह से, जबकि सवाल ये पूछ रहा है कि संपादक कौन थे, ये नहीं पूछ रहा है कि इनके संस्थापक कौन थे या इसको शुरू किसने किया था। तो संपादक बहुत लंबे समय तक मुरली मोहन प्रसाद रहे और कई एग्जाम में आंसर मुरली मोहन प्रसाद को किया है। लेकिन स्पेशल बीपीएससी जो है साहब, आयोग जो है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं किया है। तो इसको भी साहब ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग फैक्ट्स की, तो देखिएगा कि सर्च लाइट मुरली मोहन प्रसाद, लेकिन इसके संस्थापक साहब जो थे वो थे हुसैन साहब थे 1918 ईस्वी में। हैदर हुसैन, याद रखना है साहब, हैदर हुसैन साहब थे 1918 ईस्वी में। और बिहार का, इसके साथ साथ याद रखना है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो था, प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्र, प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो था वो था साहब सर्च लाइट। जबकि बिहार का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र,
अंग्रेजी समाचार पत्र जो था साहब वो था द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1875 में। तो पहला अंग्रेजी का दैनिक, दैनिक का मतलब हुआ जो प्रतिदिन प्रकाशित होता है, तो पहला जो अंग्रेजी का दैनिक समाचार पत्र था वो था आपका सर्चलाइट, जबकि साप्ताहिक पहला जो बिहार का समाचार पत्र था वो था द बिहार हेराल्ड। 1875 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। अगर बात करें बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, ये था साहब सर्वहितैषी, ये था साहब सर्वहितैषी। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करें तब ये था साहब बिहार बंधु, बिहार बंधु। इतना पॉइंट्स को साहब हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा साहब होता, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। तो आंसर क्या होगा साहब? तो सब लोग जानते होंगे इसका आंसर जो हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा साहब आपको पता होगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी या बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया और इसकी औपचारिक घोषणा, औपचारिक गठन जो है वो 1934 ईस्वी में साहब किया गया था। इस पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की, तो फैक्ट में देखिएगा कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूलन वर्मा के द्वारा किया गया था और इस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापित करने में जो योगदान रहा था आचार्य नरेंद्र देव का रहा था और ये इस समय अध्यक्ष थे साहब, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और यहाँ के सचिव जो थे उस समय जयप्रकाश नारायण थे। मतलब बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे और उसके जो सचिव बनाए गए वो जयप्रकाश नारायण बनाए गए। अगर बात करें इनके प्रमुख सदस्यों की तो इसके बिहार समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख सदस्य थे योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, ये सारे इस पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। इस पॉइंट्स को भी साहब ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार सवाल पूछ देता है कि कौन कौन से व्यक्ति इससे शामिल थे। तो इस प्रकार से सवाल अगर पूछा जाए तो आप जवाब सही दे पाएँ, इसी वजह से इन फैक्टों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब नेक्स्ट बात करें हम लोग कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेवी सेन। तो आंसर क्या होगा साहब? तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साहब स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। अगर फैक्ट्स की बात करें साहब तो फैक्ट्स ध्यान में रखना है कि बिहार कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया और पूरे देश में बिहार एवं गुजरात ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन में कोलकाता के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से पहले ही असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया। मतलब कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, सितंबर 1920 ईस्वी में जो हुआ था और इसी सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। लेकिन कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था उससे पहले ही पूरे भारत में केवल 2 प्रांत ऐसा था जो अपने प्रांतीय सम्मेलन में पहले ही असहयोग आंदोलन का आह्वान कर चुका था, पहले इसकी घोषणा कर चुकी थी, इसकी प्रस्ताव को पारित कर चुका था। वो जो प्रांत था एक था बिहार और दूसरा जो प्रांत था वो था आपका गुजरात। इतना पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे साहब। और जब इसका असहयोग आंदोलन का विरोध चल रहा था तो कई बार सवाल पूछा जाता कि बिहार के वो कौन से व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दी थी। ध्यान में रखना है साहब, अनुग्रह नारायण, दीप नारायण, मुकुटधारी प्रसाद,
मथुरा प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, ब्रज नंदन प्रसाद, राम दयालु प्रसाद ने अपनी चलती हुई वकालत को क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे साहब। इस पॉइंट्स को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब, अगस्त 1920 ईस्वी के 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न भागलपुर में प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। मतलब प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, और हुआ कहां था साहब, तो यह भागलपुर में हुआ था। और इसी समय वो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। जबकि कांग्रेस सितंबर 1920 में किया था, जबकि बिहार प्रांतीय सम्मेलन में अगस्त 1920 में ही इसको पारित कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण बिहार में लोग 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में क्या किया साहब, विरोध किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध पटना में 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को उसके आगमन पर किया गया था। तो असहयोग आंदोलन से साहब बिहार से संबंधित इतना फैक्ट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिंह, सर गणेश दत्त सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा साहब सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर हो जाएगा साहब आपका सच्चिदानंद सिन्हा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर फैक्ट्स की बात करें साहब, तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा का जो जन्म हुआ है वो 10 नवंबर 1871 ईस्वी को, और इनकी जो मृत्यु हुई है 6 मार्च 1950 ईस्वी को। और ये थे साहब सच्चिदानंद सिन्हा, ये बंगाल विभाजन का समर्थक थे। मतलब बिहार को बंगाल से अलग कर देने के बाद नए प्रांत बनाने के ये समर्थक थे। तो कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है कि बिहार के वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। इनका मानना था कि अगर बंगाल से बिहार अलग हो जाता है तो बिहार का विकास हो पाएगा, जिसके कारण इन्होंने बंगाल विभाजन का इन्होंने समर्थन किया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जबकि सर गणेश दत्त जो ऑप्शन में दिया हुआ था साहब, ये बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, सर गणेश दत्त। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है साहब, इतना फैक्ट्स को दिमाग में रखना है, क्योंकि आगामी एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाएगा। बात करें नेक्स्ट की, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो साहब सबको पता होगा, क्योंकि कई बार ये रिपीटेशन सवाल का हुआ है। और ये हम रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं साहब, हम इसलिए बार बार डाल रहे हैं रिपीटेशन वाले भी सवाल को, ताकि आपको लगना चाहिए कि सारे सवाल स्वाभाविक रूप से एक जो है सो बीपीएससी जो जब भी लेती है एग्जाम, तो वो सवालों का रिपीटेशन करती है। जब भी एग्जाम लेती है तो प्रीवियस ईयर के सवालों का वो रिपीटेशन करती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा साहब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साहब स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा साहब। इतना पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बात करें हम लोग फैक्ट्स की कि नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, और उनके जो सचिव बनाए गए थे वो श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। और इसमें ये जो स्वामी सहजानंद जो थे साहब, ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, और इनके सहयोगी जो भी थे ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो सारण में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे यमुना कार्यई के द्वारा किया जा रहा था। गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा के द्वारा किया जा रहा था। जबकि पश्चिमी चंपारण में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा साहब किया जा रहा था। और ये चारों जो व्यक्ति थे ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रमुख सदस्य थे साहब। इतना पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री
किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में लगाई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में लगाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? आंसर जो हो जाएगा इसका 1632। ये भी सवाल कई बार रिपीटेशन हुआ है साहब। चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स होगा साहब कि डच 1632 ईस्वी में पटना में अपना फैक्ट्री लगाया था। और वो पटना का जो फैक्ट्री है वो वर्तमान में साइंस कॉलेज का क्या है? उत्तरी भवन है। और जो डच था साहब वो स्पेशली बिहार में सोरा, सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी का व्यापार करने के लिए बिहार में फैक्ट्रियां पटना में स्थापित की थी। जो वर्तमान में पटना साइंस कॉलेज का हुआ उनकी फैक्ट्री उत्तरी भवन है साहब। अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यह पटना के गुलजार बाग में 1951 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और वर्तमान में यह गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है। और 1664 ईस्वी में इस फैक्ट्री का जो पटना का अंग्रेजों का जो फैक्ट्री था उसका प्रधान जो बनाया गया जॉब चारनाक को बनाया गया था साहब। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और डेनिश कंपनी जो है वो पटना में अपनी फैक्ट्री 1774 ईस्वी में लगाया, जबकि फ्रेंच कंपनी 1734 ईस्वी में पटना में अपना एक माल गोदाम खोला था साहब। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखना है, इतना पॉइंट्स को। चलिए साहब नेक्स्ट बात करें हम लोग तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? तो श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र चंद्र सलियाल। तो आंसर क्या होगा साहब? आंसर आपको बोलना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। आपका आंसर जो हो जाएगा साहब श्री कृष्ण सिंह। आपको साहब जवाब देना है कि बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है। और एक सवाल का जवाब देना है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। क्योंकि जो चीज़ें आप कमेंट में लिख देते हैं वो चीज़ें आप कभी भूलते नहीं है। तो प्रयास करिए कि जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब दें, बाकी आपकी मर्जी जवाब देना या नहीं देना। चलिए साहब नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट होगा वो देखना है। नेक्स्ट फैक्ट स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में किया गया था। जबकि ऐसे बात किया जाए स्वराज दल की स्थापना कब किया गया तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। आपको बताए थे हम लोग कि गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। ये जो है सो CR दास यानी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में होने के बाद 1922 ईस्वी में ही चित्तरंजन दास ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस कारण से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस समय जो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का कहना था कि हम लोग क्या करें कि उस चुनाव में भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में चुनाव को जीत करके आएंगे। और चुनाव के जीत के आने के बाद जब हम सरकार के अंदर चले जाएंगे, सिस्टम के अंदर चले जाएंगे और तब भारतीयों के शोषण के लिए जो भी कानून बनाया जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसके विपक्ष में वोट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि कानून बनेगा ही नहीं। जब कानून बनेगा ही नहीं तो स्वाभाविक बात है कि भारत के लोगों पर शोषण नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी पक्ष था कांग्रेस का, उनका कहना था कि नहीं, चुनाव का हमें पूर्णतः विरोध करना है, हमें चुनाव में भाग नहीं लेना है, हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, किसी भी सिस्टम में हमें प्रवेश नहीं करना है। इसी मतभेद के कारण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 1922 ईस्वी में, जबकि और उसके बाद 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में साहब उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। और इसी स्वराज पार्टी का गठन बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। बात करें साहब अनुशीलन समिति का गठन पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में सचिंद्र नाथ सन्याल दिया हुआ था। बात करें बंगाल में अनुशीलन समिति की गठन वो जो स्थापना किया था पी मित्रा किया था साहब। और अनुशीलन समिति का जो नारा था साहब वो था साहब खून के बदला खून, खून का बदला खून, ये अनुशीलन समिति का नारा था साहब। जबकि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने लगाया साहब? तो ये आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए साहब नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवार भू स्तरीय रचना वाला नहीं है?
धारवार भूस्तरीय मतलब कौन सा जिला बिहार का है जहां पर धारवार प्रकार की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साहब? आपका आंसर क्या होगा? ये जवाब आपको देना है। तो ये हो जाएगा साहब आपका रोहतास। ये हो जाएगा आपका रोहतास। अगर फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो बिहार में मुख्यतः 2 प्रकार की पहाड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। एक जो पाई जाती हैं आपका धारवार भूस्तरीय रचना वाली चट्टानें, और एक पाई जाती है विंध्याचल चट्टानें। अगर बात करें हम लोग, ये बिहार हो गया आपका, इस प्रकार से आपका बिहार हो गया, और इस बिहार में साहब 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इस यहाँ की जो चट्टानें होंगी साहब, ये जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ की जो चट्टानें है ये विंध्याचल श्रेणी की चट्टान है, क्योंकि यहाँ से विंध्याचल श्रेणी से ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसी वजह से ये जो हो गया साहब आपका विंध्यन की चट्टानें, और इधर की जो चट्टानें होगी साहब, इधर की जो चट्टानें होगी ये होगी आपका धारवाड़ की चट्टानें। धारवाड़ की चट्टानें। तो आप देखिएगा साहब, धारवाड़ भूस्तरीय रचना जो है यह मुंगेर, जमुई और नवादा जिले में है, जबकि विंध्याचल चट्टानों के विस्तार की बात करें साहब तो कैमूर और रोहतास जिले में विंध्याचल क्रम की चट्टानें मिलती हैं। मतलब जो भी दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है बिहार का, यहाँ पर आपको विंध्याचल चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए साहब, इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, मतलब शिशु लिंगानुपात कितना था साहब? तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 935, 934, 933, 932। तो देखिए साहब, बीपीएससी बिल्कुल आपसे डाटा पूछ रही है, एक एक जो है सो केवल अंक घटा करके पूछ रही है, तो आपको बिल्कुल एकदम डाटा याद को रखना है। तो साहब आंसर जो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साहब 935। आंसर जो आपका हो जाएगा साहब 935। अब चलिए साहब नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है आपका कि बिहार दिवस का क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है? इन दिन राज्यों का पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1873 को इस दिन का संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 12वीं शताब्दी को मुस्लिम शासकों के द्वारा बिहार का नामकरण कर जश्न मनाने के लिए। तो आंसर जो हो जाएगा साहब, सब लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए जो है सो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1912 में ही बिहार जो हुआ था 22 मार्च 1912 को ही बिहार से जो है सो बंगाल से बिहार अलग हुआ था, जिसके कारण ये मनाया जाता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं साहब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का सेशन यहीं तक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो के साथ मिलेंगे वो अगले जो बिहार स्पेशल का जो सीरीज होगा उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साहब थैंक यू, टेक केयर।